पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 17 है, इसमें अस्पृश्यता को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है, इसका उन्मूलन किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारा जो संविधान है इसका जो भाग 3 है, इसी के भाग 3 में भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। और इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार दिया गया है वो है समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें कुल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 18 तक जो है वो समानता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। और इसी का जो अनुच्छेद नंबर 17 है, इसी में बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। इसका जो है वो पूरी तरीके से अनुच्छेद 17 के माध्यम से इसका उन्मूलन कर दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। मतलब कि जितने भी पहले राजा महाराजा उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि छत्रपति का, सम्राट का, जिसे उपाधियां धारण करते थे, उन सारी उपाधियों को अब खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के माध्यम से। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में शिक्षा और सेना इन्हीं 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? तो जो अनुच्छेद 19 है हमारे संविधान का, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या दिया है? तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 है, ये कहता है कि किसी भी लोक नियोजन का अवसर में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। मतलब कि भारत में चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति के पद तक कोई भी पद अगर भरा जाना है तो उसके लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसी के 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था और ये जो है वो अनुच्छेद 31 के तहत हमारा मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके इसको जो है वो विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको जो है वो अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। इसीलिए अब जो संपत्ति का अधिकार है अब ये एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इसके अलावा ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये भी संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो इसी 42वें संविधान के तहत जोड़े गए थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? अर्थात हमारे देश में कहीं पर भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसी कौन सी संस्था है जिसके पास में रिट जारी करने का अधिकार है? तो हमारे देश में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रिट जारी कर सकती हैं। एक तो है सर्वोच्च न्यायालय, एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इन दोनों के पास रिट जारी करने का अधिकार होता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसको संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है और जो हाई कोर्ट है इसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट जारी करने का अधिकार है। ये दोनों की दोनों संस्थाएं जो है वो कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर। और ये रिट कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और 5वां जो है वो अधिकार पिस्चा है। ये 5 प्रकार की रिटें जो है वो जारी की जा सकती हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो कौन जारी कर सकता है? तो ये दोनों की दोनों जारी कर सकते हैं।
अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और वो 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायालय के सामने पेश नहीं करती है, तो उस मामले में न्यायालय के द्वारा जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने पकड़ रखा है उसको आप न्यायालय के पास पेश करिए। ऐसा जो है वो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, नस्ल, जाति और जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 15 है, इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति का अधिकार होगा और ये बात जो है वो अनुच्छेद 15 में लिखी गई है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या लिखा गया है? तो हमारे देश का जो संविधान है, इसका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है वो अनुच्छेद 17 में लिखी गई है। इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है? तो इसमें जो है वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा इसी में जो है वो प्रेस की भी स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद जो नंबर 16 है, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें जो है वो लोक नियोजन के अवसरों के समानता की बात की गई है। मतलब कि भारत में कोई भी सरकारी पद होगा, उसके लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो इसके लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो हमारे देश का जो संविधान है, इसके अनुच्छेद नंबर 29 में हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग के हित जो हैं वो इनको सुरक्षित किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 29 है वो कहता है कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बोली के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो संस्कृति के मामले में अल्पसंख्यक है, तो वो अपने हितों की सुरक्षा वो खुद ही कर सकता है। इसके लिए वो जो है वो अपने संस्थान स्थापित कर सकता है, अपने धर्म का, अपनी भाषा का वो प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सारा अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 29 में दिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 15। जो अनुच्छेद नंबर 15 है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है वो अनुच्छेद हमारा 15 कहता है। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो ये जो है वो लोक नियोजन के अवसरों में समानता की बात करता है कि अगर सरकारी पद है तो सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा अनुच्छेद 16 में बताया गया है। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद जो 20 है इसमें दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं कि अगर मैंने कोई अपराध किया हुआ है तो उसके संबंध में मुझे कुछ अधिकार होंगे कि मैं अपना वकील रख सकता हूं, अपना जिससे भी चाहे उससे सलाह ले सकता हूं। इस तरीके के कुछ अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 20 के तहत दिए गए हैं। इन सबको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए की जाती है जिसका कि वह हकदार या अधिकारी नहीं है? तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर के काम करता है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है उसे रोकने के लिए। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अधिकार परीक्षा होता क्या है आखिर में? तो अगर हमारे देश में सरकारी पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और जो अधिकार हैं वो उसके पास लिमिटेड होते हैं कि आप इतने ही काम कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन उस अधिकार से इतर जाकर के अगर वो कोई काम करता है तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट या दोनों के दोनों जो है वो रिट जारी करके इसको जो है वो रोक सकते हैं, उस व्यक्ति को जो है वो रोक सकते हैं। इसी को जो है वो
अधिकार शिक्षा कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो रिट जारी करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो हाई कोर्ट को जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसको जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20 है इसमें दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। और मूल रूप से इसमें 3 चीज़ों की बात की गई है कि अगर आपने कोई अगर अपराध किया है तब भी आपके पास जो है वो 3 मूल रूप से अधिकार होंगे। क्या क्या? पहली बात की ये कि आपने जितना अपराध किया है उसी के अनुपात में आपको सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि सज़ा जो है वो आपको उसी नियम कानून के अनुसार मिलना चाहिए जो कि आपके अपराध करते समय जो नियम कानून था। ऐसा नहीं कि आपके अपराध करने के बाद नियम कानून बदल गया और उसके अनुसार आपको सज़ा दे दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी जो है वो अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा अधिकार दिया गया है वो ये है कि आपसे न्यायालय के द्वारा अपने ही विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये जो है वो 3 प्रकार के हमें अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद जो 18 है इसमें क्या दिया गया है? तो जो अनुच्छेद 18 है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब कि अब से जो है वो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे कि पुराने ज़माने में चक्रवर्ती, सम्राट वगैरह का उपाधि धारण करते थे, वैसे अब नहीं चलता है। हाँ, 2 क्षेत्रों में दिया जा सकता है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक जो है वो सेना के क्षेत्र में। इन 2 क्षेत्रों में अब भी उपाधियाँ दी जा सकती हैं। इनको जो है वो एक्सेप्शन में रखा गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 21। जो अनुच्छेद 21 है इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 21 में। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद नंबर 19। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो हमारे देश का जो संविधान है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 2 अनुच्छेदों में दिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है 23 से लेकर के 24 तक, ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश का जो संविधान है इसका जो भाग 3 है इसमें भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं और इन्हीं मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और इसमें कुल दो अनुच्छेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। जो अनुच्छेद नंबर 23 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो बिना वेतन दिए आप उससे काम नहीं करवाए जा सकते। इन सब पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 23 के तहत लगाया गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 24 है ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल के से कम आयु का है उससे आप जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि उससे कारखाने में आप, खदानों में आप काम उससे नहीं करवा सकते हैं। इस पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया है। और यही दोनों अनुच्छेद जो हैं वो संयुक्त रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो हमारे देश का जो संविधान है ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने आयु तक के बच्चों को है? तो 6 से लेकर के 14 तक, मतलब कि मैक्सिमम जो है वो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में 2002 ईस्वी में एक संविधान संशोधन हुआ था और ये था 86वां संविधान संशोधन। इसी के तहत हमारा जो मूल अधिकार है इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, और इसमें जो है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार दिया गया है कि उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। अर्थात मानवों की खरीद फरोख्त व्यापार जो है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंधित की गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 23 है इसके द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 23 है ये कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से जो वो बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता, मतलब कि उसे ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसकी मर्जी होगी तो वो करेगा, अगर नहीं मर्जी होगी तो वो नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ आप बेगारी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसे बिना वेतन दिए उससे काम नहीं करवा सकते हैं। इन 3 चीज़ों पर जो है वो अनुच्छेद 23 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनसे आप जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि उनसे आप खदानों में काम नहीं करवा सकते, उनसे जो है वो आप उनसे कंपनियों में आप काम नहीं करवा सकते हैं। इन सब पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद नंबर 24 के तहत लगाया गया है। इसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपने कोई भी अपराध किया है उसके बाद भी आपको जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण दिए जाएंगे। आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको बताया जाना ये अनिवार्य होगा, निश्चित होगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 22 में कहा गया है। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर दिया है अनुच्छेद नंबर 21। ये जो अनुच्छेद 21 है ये क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि भारत के हर एक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता होगी। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो है वो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 24 है इसमें प्रावधान किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 26। ये जो अनुच्छेद 26 है इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो ये जो है वो धार्मिक संस्थाओं को बनाने का हमें अधिकार देता है कि आप चाहे किसी भी धर्म को हों, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 26 के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, इसमें दिया है ये इसमें जो है वो अनुच्छेद 25 दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना धर्म मानने को जो है वो स्वतंत्र है। उसे किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तुम यही धर्म मानो। उसका जो मन होगा वो धर्म वो मानेगा। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 25 में बताया गया है। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 27। यह अनुच्छेद नंबर 27 क्या कहता है। यह अनुच्छेद नंबर 27 कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। ऐसी बात जो है वो अनुच्छेद 27 के द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या बदलाव आए थे। अर्थात जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत हमारे देश के संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो 44वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1978 ईस्वी में। कब हुआ। 1978 ईस्वी में। और इसमें क्या किया गया कि हमारा जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको जो है वो विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। और वहाँ पर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो इसको जो है वो वहाँ पर अनुच्छेद नंबर 300 ए में शामिल किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। ये कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा
प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो ये हमारे देश का ये जो है वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था। और इसी के तहत प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, इसमें दिया है कि सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था हमारा 36वां संविधान संशोधन। ये जो 36वां संविधान संशोधन है, ये हुआ था 1975 ईस्वी में, और इसी के तहत जो है वो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होगा? ऐसा जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे देश में विधि का शासन चलता है, हमारे देश में जो है वो कानून का शासन चलता है। और कानून का शासन ये कहता है कि भारत का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे भीख मांगने वाला एक व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के सामने जो है वो समान होगा। ऐसा जो है वो विधि का शासन कहता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? अर्थात हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। इस बात का अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इसी अनुच्छेद 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि कहीं पर भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ऐसा अधिकार जो है वह इसी अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। वैसे तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यही संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो जो निवारक निरोध है इसकी व्याख्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में की गई है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, निवारक निरोध क्या होता है? तो निवारक निरोध का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम आगे कर सकता है, तो उस क्राइम को करने से पहले ही उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी को जो है वो निवारक निरोध कहा जाता है। लेकिन इसके भी संदर्भ में जो है वो कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे किसी भी व्यक्ति से सलाह लेने से रोका नहीं जाएगा। वो किसी भी वकील से वो सलाह ले सकता है। इस तरीके के कुछ अधिकार जो हैं वो उसे अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव को हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। जो अनुच्छेद नंबर 15 है ये कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 14। जो अनुच्छेद नंबर 14 है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो विधि के समक्ष समान होगा। इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी जो है वो विधि के समक्ष हर एक व्यक्ति जो है वो समान होने वाला है। इसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? तो ये कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा। मतलब कि जितने भी सरकारी पद हैं उन पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार
इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करें तो जो मूल अधिकार हैं इनकी व्याख्या हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 12 है, 12 से लेकर के 35 तक है, इनमें जो है वो मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक में जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे मूल अधिकारों से संबंधित हैं। तो इन ऑप्शनों में देखिए कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि इनके बीच में आएगा। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद नंबर 30, तो क्या यह मूल अधिकार से होगा संबंधित? बिल्कुल होगा। बी में देखिए अनुच्छेद नंबर 18 दिया है, क्या मूल अधिकार से संबंधित होगा? बिल्कुल होगा। और सी में दिया है अनुच्छेद नंबर 40, क्या अनुच्छेद नंबर 40 इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा, मतलब कि ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर दिया है अनुच्छेद नंबर 25, क्या अनुच्छेद नंबर 25 इसके बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा, मतलब कि अनुच्छेद जो 25 है ये भी मूल अधिकार से संबंधित है। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद नंबर जो 40 है ये मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, और ये पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो अनुच्छेद नंबर 40 है ये किससे संबंधित है अगर मूल अधिकार से संबंधित नहीं है? तो जो अनुच्छेद नंबर 40 है ये जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक हैं, और इन्हीं के बीच में 40 आएगा, इसीलिए किससे संबंधित होगा? तो ये जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है? ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऐसा प्रावधान जो है वो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 21 है इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारा जो अनुच्छेद 21 है इसमें जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता होगी जब तक कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा उसे कोई सजा न दी जाए, तब तक उसको जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद जो 22 है इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 22 में। बी में देखिए, बी में दिया है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर जो 23 है ये कहता है कि मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, उनसे जो है वो बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता है, और उनसे जो है वो बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। यह अनुच्छेद नंबर 23 में बताया गया है। इसके बाद ऑप्शन ए में देखिए अनुच्छेद नंबर 24 दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है? तो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे काम आप नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि उनसे कंपनियों में आप काम नहीं करवा सकते, उनसे आप खदानों में काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसा जो है वो अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की गई है। अर्थात जो मूल अधिकार हैं इनकी व्याख्या किससे कहाँ से कहाँ तक है? तो इनकी व्याख्या जो है वो 12 से लेकर के 35 तक की गई है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 78 तक। ये जो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 78 तक ये किस चीज़ की व्याख्या करते हैं? तो ये जो है वो संघ की कार्यपालिका कैसी होगी उसके बारे में ये व्याख्या करते हैं। अर्थात ये जो है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 78 तक। इसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये किस चीज़ के बारे में व्याख्या करते हैं? तो ये जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, इसीलिए 36 से 51 तक किससे संबंधित होगा? तो ये जो है वो नीति निर्देशक से संबंधित होगा। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 5 से 11। ये जो अनुच्छेद हैं 5 से 11 ये किसकी व्याख्या करते हैं? तो ये जो है वो नागरिकता के बारे में बताते हैं, इसीलिए किससे संबंधित होंगे? तो 5 से 11 के सारे अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 है, अनुच्छेद नंबर जो 21A है, इसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो भी बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के हैं उन सभी बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार होगा, और वो भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 21A में लिखा गया है, और अनुच्छेद 21 से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 21A ही था
ये टाइपिंग में गलती हो गई है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 21A है ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 86वां संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, वह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो निजता का अधिकार है इसको 2017 ईस्वी में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको जो है वो मूल अधिकार बनाया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, और इसी के तहत जो है वो 2017 ईस्वी में निजता का अधिकार, प्राइवेसी का जो अधिकार है वो इसी में जो है वो शामिल किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 20 है इसमें दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है? तो इसमें जो है वो उपाधियों का अंत किया गया है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। इसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और इसके अलावा ये जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 21 है इसी में जो है वो निजता का भी अधिकार है, प्राइवेसी का भी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही 2017 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ करके इसमें किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ये जोड़ा क्यों गया? तो ये जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार के लिए। इसके द्वारा जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के भारत के प्रत्येक बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो 86वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 ईस्वी में। कब हुआ? 2002 ईस्वी में हुआ। और ये पारित कब हुआ? तो ये हुआ था 2009 ईस्वी में पारित हुआ। और लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 2010 ईस्वी से ये लागू हो गया था पूरे भारत में पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है? तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 ईस्वी में। कब हुआ? 2002 ईस्वी में। और इसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? तो इसके द्वारा जो है वो 21A जो है वो अनुच्छेद जोड़ा गया था मूल अधिकार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो कि राज्य की विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इसको जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो जोड़ा गया है? तो इसको जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वो भारत के प्रत्येक बच्चा जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का है उसको ये अधिकार देता है कि उसको जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है इसमें जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं पर भी देश में अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है
जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उस समय उसके संबंध में अगर कोई प्रावधान नहीं है, उसके बाद कोई प्रावधान बनता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऐसा जो है वो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20 है इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान को जो अनुच्छेद 20 है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में अपराध किया है उसे उसी अनुपात में जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, और वो भी सिर्फ एक ही बार मिलनी चाहिए। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए। इसका भी प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। और ये भी बताता है कि जो व्यक्ति जब अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के अनुसार जो है वो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, न कि अगर कानून आगे बदल जाए तो उसके अनुसार आप उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या ये हमारे मूल अधिकार में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। इसकी व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 32 में की गई है, जो कि हमारा मूल अधिकार है। ऑप्शन बी में देखिए, इसमें दिया है समता का अधिकार। क्या समता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। इसकी व्याख्या जो है वो 14 से लेकर के 18 तक के जितने अनुच्छेद हैं इसमें इसकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। क्या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ये हमारा मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको यहाँ से निकाल करके इसको विधिक का अधिकार बना दिया गया और इसको जो है वो अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया, और वर्तमान में ये हमारे मूल अधिकार में नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में सुनिश्चित की गई है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 16 है वो ये कहता है कि भारत में कोई भी सरकारी पद अगर है तो उसके लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद हो। चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति के सारे पदों में जो है वो समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 15। ये जो अनुच्छेद 15 है ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, जन्म स्थान, धर्म और उसके जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 कहता है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता का पूरी तरीके से उन्मूलन जो है वो इस अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर जो है वो अनुच्छेद नंबर 14 दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष समान होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष समान होंगे।